साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, रस। और आप जानते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या कक्षा 9 और 10 की स्कूल की परीक्षा हो, रस जरूर पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वो रस के संबंध में आपकी एक समझ बना देगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हास्य रस और भयानक रस की। विडंबना देखिए कि हम उस दौर में बात कर रहे हैं हास्य रस की जहाँ पे लोग हंसना भूल गए हैं, जहाँ हास्य सिर्फ कपिल शर्मा के शो जैसे जो टीवी शोज़ हैं वहीं तक सिमट गया है, या ऐसी बातों में ही हास्य उत्पन्न होता है जो द्विअर्थी होती है। बहरहाल आइए हास्य रस देखते हैं कि कभी किसी पदार्थ, व्यक्ति या स्थिति के कारण जो हमारे मन में हास्य पैदा हो जाए तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। विचित्र स्थिति, व्यक्ति की स्थिति विचित्र हो जाती है या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें हंसी आ जाती है, या कोई व्यक्ति इस तरह के हाव भाव प्रदर्शित करता है जिससे हमें हंसी आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हास्य रस होता है। कि किसी पदार्थ, व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा या अनोखे हाव भाव और चेष्टाओं से मन में जो विनोद का अनुभव होता है उसे हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव क्या है? हास्य है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। आपने क्या देखा? आपने देखा कि किसी पदार्थ, व्यक्ति की असाधारण आकृति, उसकी वेशभूषा या अनोखे हाव भाव और चेष्टाओं से मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न हो उसे हम हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। ये जरूर याद रखिए क्योंकि अस्थायी भाव पूछा जाता है। अब हमने बताया था कि रस के 4 अंग हैं। क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव पता हो गया, हास्य। विभाव 2 होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव, और तीसरा उसी के साथ लगा हुआ आश्रय ना, यानी जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। तो आलंबन क्या स्थिति होगी? आलंबन यानी जिसको देख के आपके मन में हास्य उत्पन्न हो, तो विचित्र स्थिति होती है। आप विचित्र स्थितियां देख लेते हैं तो आपके मन में हास्य उत्पन्न हो जाता है। किसी की आप आकृति देख लेते हैं इस तरह से विचित्र, तो आपके मन में हास्य हो जाता है। या किसी की वेशभूषा आपने ऐसी देख ली कि जो कि अवसर के अनुकूल ना हो, तो वहाँ पर भी आपको हास्य की स्थिति मिल जाती है। या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तब भी आप उस पर हंस लेते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? आलंबन। अच्छा, अब क्या होता है? उद्दीपन क्या है? जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो उसको और उद्दीप्त करते और बढ़ा दे। तो इन स्थितियों को और कौन बढ़ा? जैसे कोई वो एक तो विचित्र वेशभूषा पहन के आए, उसके बाद वो हास्यास्पद बातें बोले, हास्यास्पद उक्तियाँ बोले, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये उद्दीपन है। या ऐसी कोई स्थिति और पैदा हो जाए जो उसको और बढ़ा रहे, तो स्थितियां हैं। या उसकी जो चेष्टाएं हैं, जो जोकर होगा तो उसकी चेष्टाएं होगी, तो वो सब किसका काम करती है? उद्दीपन का। अब आश्रय कौन है? जिसके मन में ये हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, हम या आप, यानी हंसने वाला पात्र या दर्शक। अनुभाव क्या है? पेट का हिलना। वैसे भी आजकल समस्या हिंदुस्तान कुछ इस तरह से ग्रस्त है कि अगर आप चाय दीजिए कभी कभी लोगों को, तो वो क्या करते हैं कि टेबल की ज़रूरत नहीं होती, उसे तोंद पे रख के पी लेते हैं। या बच्चे क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे नीचे छुपाई खेल लेते हैं। या कभी आप स्टेशनों पर जाएं और स्थिति देखें तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या है कभी पेट को संभालने के लिए कहीं पेट के भार से गिर ना पड़े, नीचे एक डंडा लगा लेते हैं कि वो अगर सोए हैं एक करवट करके, और तोंद को रोकने के लिए भी डंडा चाहिए, नहीं तो वो पता लगेगा उसके भार से ही वो नीचे गिर पड़ेंगे। तो अनुभाव क्या होता है? अनुभाव क्या होता है? आश्रय की चेष्टाएं, पेट का हिलना, दांतों का निकलना या चेहरे का खिलना, ये सब क्या है? अनुभाव है। अच्छा, संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, उत्सुकता, ये सब संचारी भाव है। देखिए उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अगर कहीं ये स्थिति होगी कि उसकी देह हाथी जैसी होती है, गेंडे जैसी उसकी खाल होगी, और खोपड़ी कैसी होगी? तरबूज की जैसी होगी, खरबूजे से उसके गाल होंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है हंसी आएगी।
एक और उदाहरण देखिए कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे अकीन भली रघुनायक जु करुणा करी कानन को पग धारे। आपको ऐसे हंसी नहीं आएगी बिना अर्थ बदले, अर्थ समझे, लेकिन आप इसका मैं अर्थ बता दे रहा हूँ कि जो विंध्य के वासी हैं, विंध्य क्षेत्र के, जहाँ पे श्री राम जी जाते हैं और वो गौतम की पत्नी, ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, जिसको श्राप मिला हुआ था, ऋषि गौतम ने श्राप दिया था और वो पत्थर बन चुकी थी। श्री कृष्ण राम ने क्या किया, उसे स्पर्श किया और वो क्या हो गई, वो स्त्री में बदल गई। तो अब वहाँ के जो बाकी जो जीवन वाले प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो तो व्रत को धारण करने वाले हैं, वो सब समझ ये रहे हैं कि बढ़िया किया कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, अब वो सारी शिलाओं को स्पर्श कर देंगे और सभी शिलाएं स्त्रियां बन जाएंगी और हमारा भला हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति थी ये। तीसरा देखिए, मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत, लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, बोला वाह जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया। मतलब इतना मोटा है कि स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। एक और स्थिति देखिए कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब तंबूरा लेके बैठे हैं प्रेम प्रताप जी और 15 मिनट वो क्या करते हैं, उसको साज मिलाते हैं और घंटा भर आलाप लेते हैं। जब तक वो आलाप लेते हैं तब तक सारे श्रोता खिसक चुके होते हैं। तो ये हास्य रस है कि विचित्र स्थिति, वेशभूषा या परिस्थिति के कारण जब हास्य उत्पन्न हो जाए तो वहाँ हास्य रस होता है, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। उदाहरण 1-2 आप याद कर लीजिए या कुछ भी आप रचना कर दीजिए, ऐसी स्थिति लिख दीजिए, वो भी उदाहरण माना जाएगा और आपके समझ में स्थितियां आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले रस की ओर, भयानक रस। डर कुछ ज़्यादा हो गया है जीवन में, क्योंकि आदमी आजकल डरने ज़्यादा लगा है, जीता कम है। तो जब आदमी जीता कम हो और डरने ज़्यादा लगे तो आप मान लीजिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल हम बता रहे हैं आपको भयानक रस, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पे भय उत्पन्न हो या डर उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति, ऐसी विचित्र स्थिति जहाँ पे डर उत्पन्न हो या मन में एक भय व्याप्त हो जाए ना, तो वहाँ पे क्या होता है, भयानक रस होता है। तो डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार कर दे, मन में डर का संचार कर दे, उसे भयानक रस कहता है। वैसे हम जीवन में जो है छोटे छोटे डर का सामना हमेशा करते हैं कि ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं होगा तो क्या होगा। और ये स्थिति क्या है कि अचानक आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके मन में आपको लगे कि आपके जीवन को खतरा है, तो यहाँ पे क्या होगा, भयानक रस होगा। ठीक है। स्थायी भाव भय। विभाव कितने होते हैं, 3, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव और तीसरा हमने कहा आश्रय। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 2 ही लिखे मिलते हैं, आलम्बन विभाव या उद्दीपन विभाव। आश्रय फिर लिखा जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं की किताबों में आपको तीनों मिलते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय। आश्रय वो जिसके मन में वो स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम आश्रय कहते हैं। आलम्बन क्या है, जिसकी वजह से, आलम्बन जिस कारण की वजह से वो भाव जगता है। जैसे अब भय कैसे जगेगा, आप किसी भयानक स्थान पर चले जाएँ, भयप्रद स्थान, किसी भयानक वस्तु को देख लें या किसी ऐसे शत्रु को देख लें, बलवान शत्रु जिससे डर आपको पैदा हो जाए, जीवन को खतरा पैदा हो जाए, तो ये सब क्या होंगे, आलम्बन होंगे, यानी ये सब आपके मन में भय का संचार कर देंगे। अब इस भय को बढ़ाएंगे कौन, वो जो भय को बढ़ाएंगे वो उद्दीपक होंगे, उद्दीपन विभाव। तो निर्जनता, अगर एक मतलब एकांत है, कोई नहीं है दूर दूर तक, और भयंकर कोई दृश्य मतलब और स्थिति आपने देखी, या शत्रु जो सामने है वो उसकी आंखें लाल लाल हैं, मुंह से अंगार निकल रहा है, तो आप कहेंगे कि उद्दीपन विभाव। ठीक है। अनुभाव क्या है, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। तो भागना, भाई आदमी भागता है अपने आप को बचाने के लिए, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कांपने लगे, श्वेत पसीना आ जाए, रोमांच, उसके रोंगटे खड़े हो जाए, वैवर्ण, चेहरे का रंग उड़ जाए, तो ये क्या हो गया, अनुभाव। संचारी भाव, शंका, चिंता, त्रास, दैन्य, ग्लानि, ये सब क्या है, संचारी भाव है।
उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और क्या देखा? अजगर देखा, दूसरी ओर क्या देखा? शेर देखा। तो एक और अजगर, दूसरी ओर शेर, बटोही क्या करेगा? मूर्छित हो जाएगा। वही हुआ, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, भयानक रस है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। किसका वर्णन है? समुद्र का वर्णन है। तूफान आया हुआ है, हाँ, और सिंधु लहरियाँ क्या हैं? ऐसा है जैसे सबको अपने आगोश में समा लेंगी, और इस तरह से जैसे वो फन के जैसे लग रही हैं कि सब कुछ अभी क्षण भर में तबाह हो जाएगा। तो ये किसकी है? बाढ़, यानी आप कह सकते हैं तूफान की स्थिति है, समुद्र के किनारे का वर्णन है, समुद्र की स्थितियों का वर्णन है, इसीलिए डर लग जाता है। ये सबसे बड़ा खतरा लगता है कभी कभी, क्योंकि वैसे भी आजकल देश में जो है इस तरह के तूफान बहुत आ रहे हैं। आप ही की किताब का अगला उदाहरण है जो है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो क्या है? लेखक कवि जो है जेल में बंद है, किसके साथ? वो स्वतंत्रता का सिपाही है, लेकिन उसको बंद किया है डाकू चोर और बटमारों के साथ ना, और खाना नहीं दे रहे हैं पेट भर के, और उसको मरने भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते। पेट भर के लिए खाना भी नहीं मिलता है, मतलब उतना ही मिलता है जिससे आपका जीवन चल सके, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। जीवन पे दिन रात क्या है? कड़ा पहरा है। अब कह रहा है कि ये शासन है या अंधकार का प्रभाव ज़्यादा है। तो यहाँ भी क्या है? भयानक रस है। उसी कविता का एक और उदाहरण है कि मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। मतलब कोयल से कह रहा है ना, कभी कोयल से कह रहा है कि मेरी जो कोठरी है जहाँ मैं रहता हूँ वो क्या है? काली है, और टोपी भी काली और कंबल भी काला है, और जो मैंने पहन रखी है बेड़िया वो भी काला है, और इस पर भी जो पहरेदार हुंकार लगा रहा है जागते रहो, वो क्या है? गाली के जैसा लगता है। आए कोयल, ये सब गाली के जैसा लगता है। तो ये भयानक रस है, डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति, शत्रु, ये सब क्या है? मन में भय का संचार कर दे तो भयानक रस है, स्थायी भाव भय है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ आपको समस्या या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।